तो प्यूरिटन एज में आज हम ड्रामा देख रहे हैं, जैकोबिन और कैरोलाइन ड्रामा। क्योंकि जेम्स वन और चार्ल्स वन का ये दौर था, और फिर 18 साल का गैप, और फिर 1660 के अंदर रेस्टोरेशन पीरियड आ जाता है, जो बिल्कुल सेपरेट एक एज है। तो प्यूरिटन एज जो है, उसमें हमने इससे पहले पोइट्री को देख लिया है, उसकी तीन बड़ी डिवीजन को भी देखा, और मिल्टन को सेपरेटली भी हमने पढ़ा है, समझा है। तो अब हम देखते हैं कि ड्रामा जो है रेनेसां का सबसे डोमिनेंट जॉनरा था, वो इस एज में जाके उसकी क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड देखते हैं, जिसका टाइटल ही हमने इस तरह से बना दिया, बैकग्राउंड डिक्लाइन ऑफ ड्रामा। यानी ये ऑब्वियस सी बात है, जो सिलेक्टेड हमने फ्रेज खुद से सिलेक्ट कर ली है, उसी से आपको थीम का आइडिया हो गया होगा कि ड्रामा जो है वो अब डिक्लाइन का शिकार है। वो जो ड्रामा था एलिजाबेथन एज के था, वो सबसे डोमिनेट जॉनरा था उनका। तो आफ्टर शेक्सपियर द ड्रामा इन इंग्लैंड सफर्ड एंड डिक्लाइन ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ जेम्स वन एंड चार्ल्स वन। पर फिर जाके प्यूरिटन जब हुकूमत में आते हैं, तो फिर तो ड्रामा जो थिएटर वैसे ही क्लोज कर दिए जाते हैं। तो हम ये सफ़र आगे लेके जाएंगे जहाँ पे थिएटर क्लोज हो जाते हैं, और उसके बाद ड्रामा का जो है वो रेस्टोरेशन के साथ ही ड्रामा की रेस्टोरेशन भी होगी। फिर उस टाइम पे हम देखेंगे कि एज ऑफ ड्राइडन में कौन से ड्रामाटिस्ट थे ड्राइडन के अलावा। तो ये जो आज का सफ़र होगा, इसमें काफ़ी अननोन नेम हो सकते हैं, जिनको सिलेबस वगैरह में अक्सर नहीं हम पढ़ते। तो इनके नाम और ये डाटा जो है आप पे गिरा गुजर सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसका मैं फिर वही कहूँगा कि आप बुक्स पढ़ने का बर्डन तो आप पे चूंकि नहीं डला है, तो आप सारे स्टूडेंट्स जो हैं, अगर ये स्लाइड्स में सिलेक्टेड डाटा जो है इसको याद करने की कोशिश करें। और यहाँ हमने कोशिश की है कि हर आथर की कोई ना कोई स्पेशलिटी होनी चाहिए, वो उठाएं और कंपैरेटिवली उनको आगे लेके चलें, ताकि आपकी मेमोरी में वो फिक्स हो सके। और कई दफ़ा ये होता है कि हमें 2-4 दफ़ा रेपिटेशन करनी पड़ती है, उनको पढ़ना पड़ता है। और इन स्लाइड को पढ़ना कोई इतना इशू नहीं है, 5-6 दफ़ा भी बंदा पढ़ सकता है। और इसलिए जो कमिंग टेस्ट है हमने उसमें ये दो एज को फोकस किया, एलिजाबेथन एज को और प्यूरिटन एज को, ताकि इसका जो डाटा न्यूली ऑथर जो हमारे सामने आए हैं, उनका नॉलेज जो है आपको चेक किया जाए। और इस बहाने से ये होगा कि इनको आप ज़रा बेहतर अंदाज में पढ़ेंगे। सो द हाइट्स रीच्ड बाय द शेक्सपियर, डिक्लाइन ऑफ द ड्रामा कैसे हुआ। द हाइट्स जो शेक्सपियर ने दे दी थी हाइट, अब नया शेक्सपियर तो आपको पता है वो तो आज तक नहीं पैदा हुआ, और टोटल अगर ड्रामा निकाला जाए बेस्ट ड्रामा, वो तो शेक्सपियर का ही निकलेगा। सो हाइट जो दी थी रीच्ड बाय द शेक्सपियर कुड नॉट बी केप्ट बाय द लेटर ड्रामाटिस्ट, लेकिन किसी लेवल पे भी वो साथ ना चल सके शायद। एंड ड्रामा इन द हैंड्स ऑफ द ब्योमांट एंड द फ्लेचर, दो हम आथर का यहाँ जिक्र कर रहे हैं, कमिंग टाइम में शायद इनके बारे में पढ़ेंगे, एंड अदर्स जो इनकी कंपनी है, became what may be called decadent। तो डेकेडेंट हो गया, यानी डिक्लाइन का शिकार हो गया, और मेरिट खो दिया ड्रामा ने। और जो हाइट शेक्सपियर ने उसे अता कर दी थी, वो वैसे भी खैर खैर से वो उस लेवल की शायद कभी भी नहीं मिल सकेगी। इन अदर वर्ड्स द रियल स्पिरिट ऑफ द एलिजाबेथन ड्रामा डिसअपीयर्ड। वो जो ह्यूमनिज्म की स्पिरिट थी, वो अब प्यूरिटन एज में, जैसे हम पार्टी प्यूरिटन ड्रामा रहे हैं, तो यकीनन प्यूरिटन एज की जो स्पिरिट है, जो थिंकिंग है, जो मोरालिटी है, उसका कहीं ना कहीं इस पे असर भी आएगा। और स्किल और क्राफ्ट के एतबार से भी ड्रामा जो है वो अब लो क्लास हो गया था, डेकेडेंट भी हो गया था टू सम एक्सटेंट। वो जो क्वालिटी थी एलिजाबेथन के यहाँ, अगर वो डेकेडेंट थीम उठाते भी थे, तो उनका और पर्पस होता था, वो एक्सप्लोरेशन होता था, वो इंसानी जहन के खानों को एक्सप्लोर करना होता था, जैसे मार्लो करता था। तो लेकिन इनके यहाँ जो है हम आगे देखेंगे कि वो आउटवर्ड शो रह गया है, वर्ड फ्लावरी वर्ड्स रह गए हैं, और इनका ध्यान सिर्फ सिर्फ फॉर्म के ऊपर है। आइडिया में ये डिक्लाइन कर गए, एंड ओनली द आउटवर्ड शो एंड द ट्रैपिंग्स रिमेन्ड। क्या रह गया, सिर्फ आउटवर्ड शो और ट्रैपिंग्स। फॉर एग्जाम्पल सेंटिमेंट टुक द प्लेस ऑफ द करेक्टर। ठीक है, बड़े करेक्टर नहीं क्रिएट होते, बल्कि अब मेलोड्रामा है, सेंटिमेंटलिज्म है सिर्फ। eloquent and the moving speeches instead of being subservient to the revelation of the fine shades of the character।
अब करेक्टर को एक्सप्लोर नहीं किया जाता, ना ही बड़े करेक्टर प्रोड्यूस हो रहे हैं हेमलेट की तरह के या जूलियस सीजर की तरह के, या मार्लो जैसे डॉक्टर फाउस्टस लेके आता है, या टैम्बरलेन की हाइट के जो करेक्टर है, इस तरह के किरदार नहीं, बल्कि एलोक्वेंट स्पीचेस तो हैं, वही ना वर्ड प्ले है सिर्फ, became important in themselves. Dreadful deeds were described, not were, with a view to throw light on the working of the human heart. ठीक है, as was done by the Shakespeare. यानी ड्रेडफुल अगर सीन्स होते थे ना हॉरिबल और ड्रेडफुल और ब्लड शेड स्टेज पर अगर दिखाना वैसे भी अच्छा नहीं समझा जाता था, एरिस्टोटेलियन थिएटर के यहाँ पोइटिक्स के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, जिसमें वो कहते हैं कि सीनिक प्लॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, प्लॉट जो है वो कॉम्प्लेक्स प्लॉट होना चाहिए जिसमें एनाग्नोरिस और पैरापेटिया हो, और ना कि आप हॉरिबल सीन दिखा के लोगों को इमोशनल करें। तो अब यहाँ पे लेकिन एलिजाबेथन टाइम में हॉरिबल सीन शेक्सपियर ने दिखाए भी, स्टेज को यूज भी किया सम एक्सटेंट कभी कभी, लेकिन उसका मकसद और होता था, वो डीप मीनिंग होते थे और ह्यूमन हार्ट और ह्यूमन साइकी को एक्सप्लोर करता था। But to produce rhetorical effect, what they are doing, they are showing the dreadful deeds on the stage, not to explore the human heart, but to produce rhetorical effect. जैसे हम ऊपर कहते हैं eloquence और moving speeches की बात हो रही है, so they want to produce rhetorical effect on the audience. तो ध्यान अब चला गया था rhetorics के ऊपर, स्टाइल के ऊपर, स्टाइलिस्टिक्स के ऊपर, जैसे हम कह सकते हैं मॉडर्न rhetoric का मॉडर्न नेम है, वर्ड प्ले के ऊपर, ठीक है। तो अब वो ह्यूमन हार्ट साइकी और करेक्टर वाली कोई बात नहीं थी, ना ही प्लॉट इतना स्ट्रांग होता था, सीनिंग प्लॉट आ गए थे। सो एलिजाबेथन और प्यूरिटन ड्रामा को जैसे हमने खैर कंपेयर करना शुरू भी कर दिए, मोर ओवर इंस्टेड ऑफ द फॉर्टिट्यूड एंड द करेज एंड स्टर्नर क्वालिटीज which were held in high esteem by the Elizabethan dramatist, resignation to fate expressed in the form of the broken accents of the pathos and the woe became the main characteristic of the hero. अब जो हीरो है उसमें फॉर्टिट्यूड और करेज के बजाय अब उसके ब्रोकन एक्सेंट और पैथोस और वोस और सीन्स दिखाए जाते थे, हॉरिबल और वर्ड प्ले और शोइंग जिसको हम कह रहे हैं पहले भी। तो एक जाइंट करेक्टर और हीरो जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया जाता था। अब where Shakespeare and other Elizabethan dramatists took delight in action and the emotions associated with it, the Jacobean and the Caroline dramatist gave expression to passive suffering and lack of mental and physical vigor. एलिजाबेथन के आप देखते हैं कि डिलाइट इन एक्शन है, ठीक है, एक्शन जैसे प्लॉट, ब्यूटीफुल प्लॉट को ही हम एक्शन कहते हैं, प्लॉट जो है वो डेवलप होता था, एक्शन स्टेज पर होता था, और एक मूव होता था, एक सस्पेंस होता था। तो लेकिन अब क्या है, कैरोलाइन और जैकोबियन जो ड्रामाटिस्ट हैं, जो प्यूरिटन एज के हम ड्रामाटिस्ट उन्हें कहेंगे, वो शो कर रहे हैं जस्ट पैसिव सफरिंग, और कोई भी है फिजिकल जो फोर्स उनके यहाँ नजर नहीं आती। Moreover, whereas the Elizabethan dramatists were sometimes coarse and showed bad taste, these later dramatists were positively and deliberately indecent. एक और इनके दरमियान comparison है. Instead of devoting all their capacity to fully illuminating the subject in hand, they made it as instrument of exercising their own power of rhetoric and pedantry. ठीक है, बजाय इसके कि वो एक्सप्लोर करते, बल्कि जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं, कुछ चीज़ों में रेपिटेशन भी आ रही है कि इनके लिए जो उनके करेक्टर थे वो इंस्ट्रूमेंट थे, बस पावर ऑफ रेटरिक और पेटेंट्री शो करना था, वर्ड प्ले जो है वो शो करना था। Thus in the hands of these dramatists, the romantic drama, क्योंकि एलिजाबेथन एज को फर्स्ट रोमांटिक एज भी समटाइम कहा जाता है और सेकंड रोमांटिक एज आगे आएगी, वहां पे तो उनका बाकायदा से नाम पड़ा, तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी वैसे ही हैं। सो ड्रामेटिस्ट जो रोमांटिक एज है, तो एलिजाबेथन एज है, which had achieved great heights during the Elizabethan period, suffered a terrible decline, and when the Puritans closed the theatre in 1642, it died a natural death. तो 1642 में जाके तो बिल्कुल ही थिएटर क्लोज कर दिए गए, और लेकिन उससे पहले जो ड्रामा प्रोड्यूस हो रहा था वो उसमें हम ये देख रहे हैं एक इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो अभी हमने डिस्कस किया है। इस एज के अंदर जो ड्रामाटिस्ट हैं
मोस्टली जो है वो चूँकि सिलेबस में मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई भी शायद हो, तो इसलिए थोड़े अननोन है, लेकिन हम इनको एक-एक करके थोड़ा देखेंगे। द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ द जैकोबियन पीरियड वाज़ बेन jonson। इसको बारे में तो आप जानते हैं और इनका वर्क शामिल है, लेकिन ये बेन जॉनसन जो हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था एक जगह ओवरव्यू के अंदर, कि कुछ राइटर जो हैं ओवरलैप करेंगे रेनेसा में, हमने उनको, जो कि रेनेसा एज ओवरऑल भी समटाइम कवर करती है। तो बेन जॉनसन को हमने कहाँ पे स्टडी किया? रेनेसा पीरियड के अंदर। सो बाकी जो आते हैं अदर ड्रामाटिस्ट ऑफ द जैकोबियन एंड द कैरोलाइन पीरियड्स आर, जो खास तौर पे से बिलोंग करते हैं, जॉन मास्टन है, और थॉमस डेकर, थॉमस हेवुड, थॉमस मिडल्टन, सिरिल टर्नर, जॉन वेबस्टर, जॉन फ्लेचर, फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट, फिलिप मैसेंजर, जॉन फोर्ड एंड जेम्स शिरली। तो ये हमारे पास ड्रामाटिस्ट हैं जिन्होंने प्यूरिटन एज में ड्रामा लिखा। जॉन मास्टन को जानने की कोशिश करते हैं, इनका मेजर काम क्या है और ये कैसे, किस टाइप के ड्रामाटिस्ट हैं। प्यूरिटन एज के ड्रामाटिस्ट हैं यकीनन। डेकेडेंट एज भी हम इसे कह रहे हैं, साथ साथ जब हम इसे शेक्सपियर से खास तौर पे कंपेयर कर रहे हैं या एलिजाबेथन से। सो जॉन मास्टन रोट इन वायलेंट एंड एक्स्ट्रावैगेंट स्टाइल। तो मास्टन का स्टाइल वायलेंट है, हम यहाँ से थोड़ा सा याद रख सकते हैं इसको। हिज मेलोड्रामास, ठीक है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि मोस्टली इनके ड्रामास जो है इमोशन बेस्ड हैं, मेलोड्रामास हैं। एंटोनियो एंड मेलिडा एंड एंटोनियो's रिवेंज आर फुल ऑफ फोर्सफुल एंड इम्प्रेसिव पैसेजेस। और इम्प्रेसिव पैसेजेस का भी हमने अभी डिस्कशन कर लिया था कि मोस्टली इनका जो ध्यान होता था वो रेटरिक, वो वर्ड्स और डिक्शन के ऊपर है। द मेल कंटेंट एंड द डच कॉर्टिजन and the parasite tester and the fawn. Marston criticized the society in an ironic and lyrical manner. His best play is Eastward Ho, ठीक है, and Admirable Comedy of Manners। ये जो है Eastward Ho जो सबसे इनका बेस्ट है। बाकी अगर आपको ना भी याद रहे तो ईस्टवर्ड हो तो लाजमी याद रखना पड़ेगा आपको। Which portrays realistically the life of the tradesman, the inner life of the middle class household, the simple honesty of the son and the vanity of the others। तो ये एक कॉमेडी ऑफ मैनर है, ओवरऑल एक कॉमेडी इन्होंने लिखी ईस्टवर्ड हो के नाम से। तो बाकी ये इनके कुछ और वर्क्स हैं जॉन मास्टन, इस तरह से आप इन्हें याद रखने की कोशिश करेंगे। थॉमस डेकर हमारे नेक्स्ट ड्रामाटिस्ट, प्यूरिटन ड्रामाटिस्ट। थॉमस डेकर अनलाइक मास्टन वाज जेंटल एंड फ्री फ्रॉम द कोर्सनेस एंड सिनिसिज्म। तो ये जेंटल है, और मास्टन से इसका कंपैरिजन हम करेंगे जो पीछे हमने पढ़ा है, जिसमें कोर्सनेस है और सिनिसिज्म है, जबकि इसके ड्रामास जो है ना वो थोड़े जेंटल हैं। सम ऑफ हिज प्लेस possess grace and freshness which are not to be found even in the plays of Ben Jonson। तो इसके ड्रामास में जेंटलनेस का एक वर्ड हम जोड़ सकते हैं, फ्रेशनेस और ग्रेस को, ठीक है। He is more of the popular dramatist than any of the contemporaries, and he is at his best when portraying scenes from life and describing living people with an irresistible touch of romanticism. The gayest of his comedies is The Shoemaker's Holiday। तो इनकी जो कॉमेडीज इनकी फेमस है, और सबसे पहले जो हमारे सामने आ रही है The Shoemaker's Holiday, in which the hero Simon Eyre, a jovial London shoemaker, and his shrewish wife are vividly described। Shoemaker's Holiday आप याद रखेंगे थॉमस डेकर के साथ, और इनका कंपैरिजन हमने मास्टन्स के साथ किया। In Old Fortunates, Decker poetically poets are seen at their best। इनका एक और वर्क जो है Old Fortunates, the scene in which the goddess Fortune appears with her train of crowded beggars and kings in chains is full of grandeur। His best known work, however, is The Honest Whore। तो इनका जो सबसे बेस्ट है मैग्नम ओपस जो हम साथ साथ निकाल रहे हैं, मास्टरपीस हर आथर का, और इनका जो बेस्ट है वो है The Honest Whore, in which the character of an honest courtesan is beautifully portrayed।
तो कॉर्टिसन का करेक्टर है, एक तवाइफ का करेक्टर है, होर का, तो द ऑनेस्ट होर जो है इनका सबसे बेस्ट प्ले है। द मोस्ट ओरिजिनल करेक्टर इन द प्ले इज हर ओल्ड फादर Orlando Friscobaldo, a rough diamond. This play is characterized by the liveliness, pure sentiments, and poetry. The honest होर की ये बात हो रही है, तो इनका थॉमस डैकर का शू मेकर्स हॉलीडे और द ऑनेस्ट होर। थॉमस हेवुड हमारा जो है वो नेक्स्ट होगा ड्रामेटिस्ट, थॉमस हेवुड। इनकी क्या खास बात है इसको समझते हैं। थॉमस हेवुड रिजेंबल्स वेरी मच डैकर इन हिज जेंटलनेस एंड गुड टेम्पर, ठीक है। तो मास्टन से हमने कंपेयर किया था डैकर को, और डैकर के बाद हमने हेवुड को देख रहे हैं, तो ये सिमिलर है डैकर के साथ, अपनी जेंटलनेस वाले पॉइंट पे ये सिमिलर है, जिसको बोल्ड कर लेते हैं। और गुड टेम्पर जो है हम कह रहे हैं हेवुड का, हेवुड में भी पाया जाता है वो जो डैकर के अंदर। ही रोट लार्ज नंबर ऑफ द प्लेस। थॉमस हेवुड की एक और खास बात है कि बहुत ज्यादा लिखते थे, शायद ग्रुप ऑफ राइटर्स थे में भी, बाद में थॉमस हेवुड के नाम से सिर्फ चीजें सामने आई हैं। 220 लार्ज नंबर ऑफ प्लेस कितने जी? 220 of which only 24 are extant. Most of his plays deal with the life of the cities. तो इन्होंने एक तो खास बात इनकी ये है कि 220 प्ले इन्होंने लिखे, बहुत ज्यादा तादाद है, और ये यकीनन मुझे लग रहा है कि ये ग्रुप ऑफ राइटर हैं थॉमस हेवुड के नाम से इन्होंने शायद पब्लिश किए होंगे। लेकिन 24 हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, बाकी प्लेस जो हैं वो उनका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने 220 प्ले लिखे, जो सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है प्ले की तादाद है। इन द फोर प्रेंटिसेस ऑफ लंदन, तो प्ले का नाम है द फोर, वो अप्रेंटिस मॉडर्न टर्म है, तो उसका स्पेलिंग जरा पुराने, प्रेंटिस ऑफ लंदन विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द यरूशलेम, ही फ्लैटर्स द सिटीजन ऑफ लंदन, द फोर प्रेंटिस ऑफ लंदन, ठीक है। तो यहाँ पे इनका ये प्ले है। द सेम नोट अपीयर्स इन द एडवर्ड 6, द ट्रबल्स ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ एंड द फेयर मेड, ये इनके प्लेस हैं। And the Fair Maid of the West, which is written in the patriotic vein, sea adventures and the life of an English port are described in a lively fashion. तो मोस्टली आप देख रहे हैं इनकी पेट्रियोटिक प्लेज हमें लग रहे हैं। द फोर अप्रेंटिस ऑफ लंदन में भी लंदनर्स को खुश करने की कोशिश करते हैं। एडवर्ड 6 हिस्टोरिकल, ट्रबल ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ, ये भी कोर्ट से रिलेटेड है। तो फेयर मेड भी आप देख लें, फेयर मेड ऑफ द वेस्ट में क्लियरली हमारे सामने आ रही है बात। His best known play is, however, magnum opus जो हमारे सामने आते हैं, बेस्ट नोन जो है A Woman Killed with Kindness, ठीक है। ये इनका जी डोमेस्टिक ट्रेजेडी है, written in a simple form in which he gives us a gentle picture of the happy home destroyed by the wife's treachery and the husband's suffering and his banishment of his wife, her remorse and agony and death at the moment when the husband has forgiven her. एक ट्रेजेडी है। Instead of the spirit of the vengeance as generally prevails in such domestic plays, it is free from any harshness and vindictiveness. Woman killed with kindness, यहाँ killed के पुराने स्पेलिंग यूज हुए हैं। A woman killed with kindness, तो हमें as it is, ये आपने इसको याद रखना, ये इनका मैग्नम ओपस है, एक प्राइम प्ले है, मास्टरपीस है इस ऑथर का। In the English Traveller, we find the same generosity and the kindness. एक और इनका जो वर्क है, The English Traveller, on account of this instinctive goodness and the wide piety, Heywood was called by Lamb, चार्ल्स लैम जो आगे एक प्रोज ऑथर है, आने वाली एजेस में उनको देखेंगे हम, उन्होंने इनके बारे में कहा है a sort of prose Shakespeare। तो इनकी एक और स्पेशलिटी भी है, इनको याद रख सकते हैं। पैट्रियोटिक प्लेज लिखे, जितने भी पैट्रियोटिक प्लेज आपको मिलेंगे वो थॉमस हेवुड के होंगे। सबसे ज्यादा प्ले लिखे 220, 24 अवेलेबल हैं, पैट्रियोटिक हैं। मैग्नम ओपस है वुमन किल्ड विद काइंडनेस, डोमेस्टिक ट्रेजेडी है, और लैम ने इनके बारे में क्या कहा था, ये मेन पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं। सॉर्ट ऑफ प्रोज शेक्सपियर, क्योंकि शेक्सपियर ने तो आपको पता पोएटिक प्लेज लिखे हैं, तो लैम ने इनको कहा कि ये एक किस्म का शेक्सपियर के प्रोज वर्क अगर होते तो शायद इस तरह के होते। थॉमस मिडल्टन नेक्स्ट हमारे ड्रामेटिस्ट हैं, पीरियड इन एज के।
Thomas Middleton, like Dekker and the Heywood, wrote about the city of London. तो ये इन्होंने भी शहर के ऊपर लिखा डेकर और हेवुड की तरह, बट इंस्टेड फ्लैटरिंग द सिटीजन्स, जैसे हम लास्ट हेवुड को देख रहे थे, वो फ्लैटर कर रहे हैं, पेट्रियोटिक किस्म के, यानी गवर्नमेंट के साथ हैं, वो सिस्टम के साथ चल रहे हैं. ही क्रिटिसाइज्ड एंड रिडिक्यूल्ड देयर फॉलीज लाइक बेन जॉनसन. तो थॉमस मिडल्टन की खास बात यह है कि इसने क्रिटिसाइज किया, हेवुड ने प्रेज किया है और अप्रिशिएट किया और फ्लैटर किया है लोगों को. ड्रामेटिस्ट या दो ही किस्म के होते हैं, तो फ्लैटर आप करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, कंफर्म करते हैं सोसाइटी को, या फिर आप क्रिटिसाइज करते हैं, रिडिक्यूल करते हैं उनकी फॉलीज को, जैसे बेन जॉनसन ने किया. तो थॉमस मिडल्टन, इस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं हेवुड के साथ. ही इज मेनली द राइटर ऑफ कॉमेडीज डीलिंग और क्रिटिसिज्म. अक्सर आपको पता है बेन जॉनसन के साथ अगर आप इन्हें सिमिलर कर रहे हैं तो कॉमेडीज ही लिखेंगे. कॉमेडीज में बेटर हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं सोसाइटी को. Dealing with the seamy side of the London life, and the best known them are the Macclesfield terms, Trick to Catch the Old One, A Mad World, My Masters, uh, Your Five Gallants, A Chaste Maid in Cheapside. तो ये इनके कुछ वर्क हैं. दे आर फुल ऑफ द स्विंडलर्स एंड ड्यूप्स. इनके वर्क्स में जो आपको मिलेंगे स्विंडलर्स मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने सोसाइटी पे क्रिटिसाइज करना है, ड्यूप्स हों. द ड्रामेटिस्ट शोज अ कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ द रियल लाइफ and admirable dexterity in the presenting it. In his later years, Middleton turned to tragedy. Women be aware, women. तो पहले उन्होंने कॉमेडीज लिखी हैं, बाद में जो है वो ट्रेजेडी की तरफ भी उन्होंने कहा कि हम टेस्ट लें. तो उनका जो है ट्रेजेडी में वर्क है विमेन बी अवेयर विमेन, डील्स विद द स्कैंडलस क्राइम्स ऑफ द इटालियन कॉर्टिसन बियानका कैपोलो, कैपेलो शायद इसको कहेंगे. तो ये एक कॉर्टिसन की स्टोरी है, विमेन बी अवेयर विमेन. और इन्होंने ट्रेजेडी लिखी. ट्रेजेडी में आप देख सकते हैं कि नेगेटिव कैरेक्टर्स और सिटी लाइफ पर तनकीद ही की होगी. Some tragedies are the romantic dramas, as A Fair Quarrel, The Changeling and The Spanish Gypsy. जैसे स्पेनिश ट्रेजेडी है तो ये स्पेनिश जिप्सी इनका ड्रामा है. were written by the Middleton in collaboration with the actor William Rowley. तो विलियम रॉली के साथ इन्होंने ये तीन कोलैबोरेशन में भी लिखे हैं, फेयर क्वारल, द चेंजलिंग एंड द स्पेनिश जिप्सी. तो इससे कुछ रेपिटेशन से जो है ना आप इसको सॉर्ट आउट उम्मीद है कर लेंगे कि थॉमस मिडल्टन ने कौन सा वर्क लिखा है. सिरिल टर्नर की बात करते हैं. सिरिल टर्नर रोड मोस्टली मेलोड्रामास फुल ऑफ क्राइम्स एंड टॉर्चर. तो इनके ड्रामास में क्राइम है, टॉर्चर है, मेलोड्रामा है. His two gloomy dramas are The Revenge Tragedies and Atheist Tragedy. तो Revenge Tragedies और Atheist Tragedy इनके दो ड्रामे हैं, which written in a clear and rapid style have an intense dramatic effect. यह इसके अंदर हमें मिलता है क्योंकि full of scene होंगे, इमोशन होंगे, क्राइम और टॉर्चर जो है वो सीनिक प्लेस की तरह. सीनिक प्लॉट जो है उन्होंने लिखे. सिरिल टर्नर के दो प्ले आसानी से आप याद रख सकते हैं. John Webster wrote a number of the plays, some in collaboration with others. His best known plays are The White Devil, are Vittoria Corombona, and The Duchess of the Malfoy, which are full of the physical horrors. The Duchess of the Malfoy is the tragedy of the young widowed duchess who is driven to the madness and the death by her true brothers because she has married her steward Antonio. तो Duchess of the Malfoy जो अपने स्टीवर्ड एंटोनियो से शादी कर लेती हैं तो उसके भाई जो हैं फिर उनको किस तरह जो है मैडनेस की तरफ धकेलते हैं एंड अल्टीमेटली बाय डेथ. तो एक ट्रेजेडी है द डचेस ऑफ मैल्फॉय, इनका शायद मे बी द बेस्ट प्ले. द प्ले इज फुल ऑफ द पैथोस एंड द टचेस द फाइन पोएट्री, though a melodrama full of the horror and unbearable suffering. It has been raised to a lofty plane by the truly poetic gift of the dramatist who has a knack of coining unforgettable phrases. तो अच्छा डिक्शन यूज किया है, सीन्स प्रोड्यूस किए हैं, मेलोड्रामा क्रिएट किया है. और इनका जो बेस्ट वर्क है जॉन वेबस्टर का डचेस ऑफ मैल्फॉय, और इसको आपने लाजमी. और दूसरा भी द वाइट डेविल जिसका दूसरा नाम है विक्टोरिया कोरम्बोना. तो दो ही तो इनके प्ले हैं. सेल की तरह हम इन्हें टर्नर की तरह, सेल टर्नर की तरह इन्हें भी आसानी से याद रख सकते हैं जॉन वेबस्टर को.
जॉन फ्लेचर हैं. जॉन फ्लेचर wrote a few plays which made him famous. He then exploited his reputation to the fullest extent and organized a kind of workshop in which he wrote plays more rapidly in collaboration with other dramatists in order to meet the growing demand. The plays which he wrote in collaboration with Francis Beaumont are the comedies. Beaumont के साथ इन्होंने collaboration की. जॉन फ्लेचर ने काफी लोगों के साथ मिलकर ड्रामे लिखे हैं. As the Scornful Lady, इनका जो collaboration में Beaumont के साथ, and the Night of the Burning Pestle, and the tragedy comedies हैं like Philaster, pure tragedies such as the Maid's Tragedy and the King and No King. तो ये 3 किस्म के हमें मिलती हैं. बेउमोंट के साथ इन्होंने कॉमेडीज मिलकर लिखी और उसके बाद इनकी ट्रेजेडी कॉमेडीज भी हैं, प्योर ट्रेजेडीज भी हैं. इस तरह करके आप इनको फर्क करेंगे. The Night of the Burning Pestle, अब उनकी थोड़ी सी डिटेल, is the gayest and the liveliest comedy of that time. It has such freshness that it seems to have been written only yesterday. And Philaster and the Maid's Tragedy are written in Shakespearean style, but they have more outward charm than real merit. So Fletcher alone wrote a number of the plays, of which the best known are, ये तो उनकी पार्टनरशिप में सारे प्लेज हैं, और जो उन्होंने अकेले लिखे हैं उनमें जो बेहतरीन है वो tragedies of Venetians, the tragedy of the Bentuca, and the loyal subject, and the humorous lieutenant. His Monsieur Thomas and the Wild Goose Chase are fine comedies. तो ये हैं ट्रेजेडीज हैं जिन्होंने अकेले लिखी हैं. वाइल्ड गूस चेज वगैरह जो हैं, ये मॉन्स्टर थॉमस हैं, ये इनकी कॉमेडीज हैं, और ये इनकी पार्टनरशिप में है. तो जॉन फ्लेचर को इस तरह से आपको सॉर्ट आउट करना है. फिलिप मैसेंजर है. उसके बाद फिलिप मैसेंजर रोट ट्रेजेडीज एज थेरी एंड थियोडोस एंड द फॉल्स वन, comedies as The Little French Lawyer and The Spanish Curate and The Beggar's Bush in collaboration with Fletcher. Fletcher ने जैसे हम ऊपर भी बढ़ा collaboration में बहुत से plays लिखे हैं, तो ये इनका works जो हैं काफी इनके साथ है. Messenger combined his intellectualism with Fletcher's lively ease. It was Messenger who dominated the stage after Fletcher. He wrote 37 plays, of which 18 are extant. In his comedies, we find the exaggeration and eccentricities which are the characteristics of the Ben Jonson. In his tragedies, we notice the romanticism of Fletcher. तो इनकी जो ट्रेजेडीज हैं वो फ्लेचर के साथ रोमांटिक टाइप की हैं, शेक्सपियरियन स्टाइल है उनका, और जो इनकी कॉमेडीज हैं वो बेन जॉनसन स्टाइल की हैं. But the most individual quality of the Messenger's plays that they are plays of ideas. इनकी सबसे जैसे हम अलग कर सकते हैं वो ये है कि इन्होंने plays of ideas लिखे, and he loves to stage oratorial debates and the long pleading before tribunals. तो जो ये लव करते थे कि इस तरह का oratory दिखाना चाहते थे, और debates और long जो है speeches और ट्रिब्यूनल्स के सामने जैसे केस प्रेजेंट होते हैं लॉयर के, इस तरह के जो है ना वो सीन जो है वो क्रिएट करते थे. His best known comedies are The New Way to Pay Old Debts, A New Way to Pay Old Debts, The City Madam, and The Guardian. His important serious play are The Fatal Dowry and The Duke of Milan, वैसे तो कहते हैं मिलेन पुराने स्पेलिंग में, The Unnatural Combat, the man of honor, the man of honor, यकीनन वो कहना चाह रहे हैं, The Man of Honor, old spelling के साथ, The Bond Man, and The Reigning Gado, The Roman Actor, and The Picture. Of all these, The New Way to Pay Old Debt, it is most successful play. इनका masterpiece है वो है A New Way to Pay Old Debts, in which the chief character, the usurper Sir Charles Overreach, reminds us of the Ben Jonson's War. All of the plays of the Messenger show careful workmanship, though a great deterioration had crept in the art of the drama at the time when he was writing. यहाँ पे हम थोड़ी सी ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि